तो दिल्ली में जम्मू कश्मीर की सियासी पार्टियों के लीडरों के साथ आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तकरीबन 3.5 घंटे तवील मीटिंग चली और इस मीटिंग के बाद जहां कुछ सियासी लीडरों ने कहा कि मीटिंग बहुत कामयाब रही, वहीं पर एनसी के उमर अब्दुल्ला और पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 370 पर इस मीटिंग में कोई बातचीत नहीं हुई और 370 पर जब तक बातचीत नहीं होगी वो किसी भी बात करने के लिए तैयार नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि 370 की लड़ाई अदालत तक वो लड़ने के लिए तैयार है। हालांकि महबूबा मुफ्ती ने कहा कि पाकिस्तान को भी बातचीत में शामिल किया जाना चाहिए। अब जाहिर सी बात है कि 370 खत्म होने के बाद पहली ये मीटिंग थी और माना यह जा रहा था कि इस मीटिंग से बहुत उम्मीदें थी, लेकिन एनसी और पीडीपी की फिर वही पुराना राग अलाप रहे हैं कि 370 पर बात कीजिए, रिस्टोर उसे कीजिए और इसके अलावा पाकिस्तान से बातचीत की जानी चाहिए। सवाल यह उठता है कि अगर पाकिस्तान को आप बातचीत में शामिल करेंगे तो जम्मू कश्मीर के अवाम का क्या होगा? पहले घर की बात कीजिए, घर के लोगों की बात कीजिए, उसके बाद पाकिस्तान और जो चीजें हैं वो शामिल होती रहेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने आज की मीटिंग में यकीन दहानी कराई है कि जम्मू कश्मीर के अवाम की तरक्की के लिए हर मुमकिन मदद करने के लिए वो तैयार हैं। इसी पर लगातार हम बातचीत कर रहे हैं। बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। आर.के. भट्ट हैं जो कि प्रेसिडेंट हैं यूथ ऑल इंडिया कश्मीरी समाज के, और इसके अलावा वीरेंद्र सिंह सोनू जो कि तर्जुमान है पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मैं आर.के. भट्ट साहब आपके पास आना चाहूंगा। आर.के. भट्ट साहब, एक उम्मीद थी कि आज बातचीत की शुरुआत एक लंबे अरसे के बाद हो रही, 370 के बाद यह बातचीत हो रही है और यह बातचीत होगी तो एक प्रोसेस, डेवलपमेंट का प्रोसेस शुरू होगा, पॉलिटिकल प्रोसेस शुरू होगा और इसके अलावा जो रोजगार से जुड़ा हुआ जो मुद्दा है उस पर बातचीत होगी। लेकिन हम यहां पर देखते हैं कि चाहे एनसी की बात करें, चाहे पीडीपी की बात करें, यह फिर से वही पाकिस्तान और 370 पर बातचीत कर रहे हैं। तो ऐसे में सवाल यह उठ रहा है कि जो कश्मीरी अवाम के जो बेसिक और जो बुनियादी मुद्दे हैं उस पर बातचीत कहां होगी? फिर बुनियादी मुद्दे हैं उस पर बातचीत कहां होगी? देखिए, पिछले 32 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं, जब भी हम कोई भी ऐसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई भी डायलॉग प्रोसेस चलता है तो हर कुछ लोग, हमारे नेता लोग हैं जो हर बार पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट चाहता है। हम लोगों को ये समझने की कोशिश करनी चाहिए कि भारत सरकार कभी पाकिस्तान जैसे मुल्कों को अपने इंटरनल मामले में कभी भी उन्होंने उनको हस्तक्षेप करने की इजाजत नहीं दी है। अगर हम बार बार 30 साल से यही आते रहे, आप देख लीजिए एक जवान जो 30 साल पहले जन्मा है, 30 साल के बाद भी यही बार बार उसको सुनने को मिलता है कि आप पड़ोसी मुल्कों को इन्वॉल्व करिए। हम क्यों उनको इन्वॉल्व करें? पोस्ट 35 और 370 के बाद आज कश्मीरी पंडित का भी ये रोष जरूर है भारत सरकार के लिए कि हम भी चाहते थे कि आज की मीटिंग में हमें भी इनविटेशन मिले और हम भी अपनी त्रासदी को देश के बड़े बड़े ऐवानों तक पहुंचाए और उनके सामने रखे कि आप किस किस्म का रिऑर्गेनाइजेशन इस स्टेट का करना चाहते हैं। हम जानते हैं कि रिऑर्गेनाइजेशन बिल में ये कुछ चीजें, कुछ पार्लियामेंट और असेंबली सीट्स को और बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों की ये डिमांड पहले से चलती आ रही है कि हमारी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन जब तक नहीं होंगी हम किसी भी ऐसी बात को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज ने आज भारत सरकार नरेंद्र मोदी जी से आज बात की, मैं ये क्लियर करना चाहता हूं कि वे कश्मीरी पंडित को वहां रिप्रेजेंट नहीं कर रहे थे, वे अपने पॉलिटिकल पार्टीज को रिप्रेजेंट कर रहे थे। अगर वो हमें रिप्रेजेंट करते, शायद 32 साल में कम से कम एक इंसान, एक परिवार अपने घर को वापस गया होता है। ये खाली कश्मीरी पंडित कम्युनिटी को मैनिफेस्टो में रखते हैं, वोट बटोरने के लिए रखते हैं। ये मैं केवल नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस या पीडीपी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भारतीय जनता पार्टी की भी बात कर रहा हूं। बिल्कुल जाहिर सी बात है कि 370 खत्म हो गया और 7 साल से सेंटर में सरकार है, लेकिन कश्मीरी पंडितों का जो हाल था वही है, बल्कि बद से बदतर एक तरह से हालात हैं कश्मीरी पंडितों के। सेंटर को इसकी तरफ देखना चाहिए और सोचना चाहिए। मेरे साथ एक और बहुत खास मेहमान बीजेपी लीडर सुरेंद्र अंबारदार जी भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। सुरेंद्र अंबारदार जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। सुरेंद्र जी, जब यह मीटिंग खत्म हुई तो उसके बाद उमर अब्दुल्ला का जो पहला रिएक्शन आया, उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा होता कि 5 अगस्त 2019 से पहले भी इस तरह की मीटिंग बुलाई गई होती।
जी हेलो जी सुरेंद्र जी। जी जी ये जम्मू कश्मीर में ऑलरेडी गवर्नर शासन चल रहा था, तो ऐसी परिस्थिति में हमको मालूम है कि पिछले 70 साल का जो यहाँ कश्मीर बेस्ड रीजनल पार्टीज की जो पॉलिटिकल जर्नी है, उन्होंने जो नैरेटिव्स खड़े किए थे वो ग्रेजुअली सॉफ्ट सेपरेटिस्ट नैरेटिव थे। उन सॉफ्ट सेपरेटिस्ट नैरेटिव को समाप्त करने के लिए ही तो धारा 370 और 35A जो कंट्रोवर्शियल क्लासेस थे उनको इरोड करना था। इसलिए जितने भी पावर्स लेजिस्लेटिव असेंबली में थे वो तो ऑटोमेटिकली फिर वहां जो गवर्नर साहब थे उनके इख्तियार में आ गए। तो ऐसी परिस्थिति में वो ठीक, सरकार में तो नहीं थे, यहाँ असेंबली थी नहीं, तो असेंबली के सारे पावर्स तो गवर्नर साहब के साथ। मैं सुरेंद्र जी दोबारा से आपके पास आता हूं, सीधे दिल्ली का रुख करेंगे। हमारे नुमाइंदे शैलेंद्र वांगो हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनके साथ सज्जाद लोन इस वक्त मौजूद हैं, जो आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी की इस मीटिंग में मौजूद थे। शैलेंद्र, क्या कुछ इस मीटिंग में हुआ? सज्जाद लोन से आप बात करेंगे तो किन किन इश्यूज पर इस मीटिंग में आज बात हुई? बिल्कुल, आपको बता दें कि हमारे साथ इस वक्त पीपल कॉन्फ्रेंस के जो मेंबर हैं सज्जाद लोन साहब हैं, और ये इन्होंने आज प्रधानमंत्री मोदी की जो बैठक आज हुई थी दिल्ली में, जिसमें ये शामिल हुए थे। जो आज की बैठक हुई है, 3.5 घंटे की बैठक चली। पीएम मोदी ने कहा कि दिल की नहीं दिल्ली की भी दूरी को कम करने को वो चाहते हैं कि कम हो। आपकी पार्टी की तरफ से क्या मुतालबा किया गया, क्या आपने मांग रखी? नहीं, मुतालबा नहीं था, ऐसा कोई मीटिंग मुतालबे के लिए तो नहीं थी, लेकिन आप देखिए पिछले 2 साल में जो हुआ है, सबसे बड़ी बात आप देखिए कि ये जमहूरियत की सबसे बड़ी जीत है कि इसी सरकार ने हमें जेल में डाला था साल भर, और आज हम इसी सरकार के साथ बैठे थे, प्राइम मिनिस्टर साहब के साथ, होम मिनिस्टर साहब थे या एलजी साहब थे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी, यही खूबसूरती है जमहूरियत की। हम गए, हमने अपने दिल का हाल बोला, अपने लोगों के दिल का हाल बोला। आफ्टर ऑल वो हमें उनके साथ लाखों इख्तिलाफ हो सकते हैं सियासी तौर पर या नजरियाती तौर पर, लेकिन वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। हमने अपनी सारी बातें, अपने लोगों की बातें, हमारे एहसासात, हमारे जज्बात, उनके साथ क्या हुआ, सब कुछ रखा। और मैं आपको बता दूं, जब मैं वहाँ से निकला तो कहीं ना कहीं मेरे जहन में एक पॉजिटिविटी, एक ऑप्टिमिज्म उसके साथ में आया कि नहीं, यूनियन गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर ने कहीं ना कहीं तय कर लिया है कि अब रिकंसिलिएशन का फेज होगा। इसी बीच ये भी कहा गया, जिस बात पर जोर दिया गया कि डेमोक्रेटिक प्रोसेस को और तेज किया जाना चाहिए और इलेक्शन कराना एक प्रायोरिटी है सरकार के लिए। तो आपको लगता है कि इलेक्शन अब जल्द कराए जाने चाहिए ताकि वहां पर ग्रास रूट डेमोक्रेसी और मजबूत हो सके और चुनी हुई सरकार वहां पे आ सके? ग्रास रूट तो हो गई, अब तो टॉप रूट अब करें यार, हम भी करें, हम भी बेकार है, बैठे हुए अनएम्प्लॉयड है, हम भी इलेक्शन लड़ेंगे। अच्छा है, बहुत अच्छा है, होना चाहिए बिल्कुल। जैसे जो भिन्न बाकी जो पार्ट्स ऑफ कंट्री, वैसे इधर भी होना चाहिए, हमारा हक बनता है। द इनहेबिटेंट्स ऑफ J&K विल डिसाइड, वो तय करेंगे गवर्नेंस की। देखिए, इट्स नॉट अबाउट मी, कोई भी आए, फारूक अब्दुल्ला साहब आए, उमर अब्दुल्ला साहब, महबूबा जी आए, कोई भी आ जाए, लेकिन चुनाव हुआ है। तो कोई टाइमलाइन फिक्स किया गया, इसके लिए कोई एश्योरेंस दिया गया पीएम की तरफ से, ना सिर्फ इलेक्शंस को लेके, बाकी कोई और एश्योरेंस भी दिए गए प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? आज ऐसा एश्योरेंस कहाँ देता है प्राइम मिनिस्टर किसी चीज के बारे में, लेकिन हाँ, द राइटिंग ऑन द वॉल इज क्लियर, एज आई टोल्ड यू, इज दैट दे विल डिलीवर। और हमें भी चाहिए कि हम बातें कम करें ताकि डिलीवरी मैकेनिज्म में हम उनको फैसिलिटेट करें, उनको इम्पीड ना करें, उनको तंग ना करें, कि उनके भी अपने पॉलिटिकल कंपल्शंस होते हैं। तो मुझे लग रहा है कि एक नया फेज इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा। जिस गुपकर अलायंस के आप भी मेंबर रह चुके हैं, अब आप हालांकि अलग हो चुके हैं, उन्होंने बार बार ये कहा है कि 35A 370 की बहाली होनी चाहिए। इस मीटिंग में जाने से पहले भी जब उन्होंने हमसे बात की तो उन्होंने कहा कि हम इस मुद्दे को उठाएंगे और कहेंगे कि इसको बहाल किया जाना चाहिए, लोगों की डिग्निटी वापस होनी चाहिए। क्या ये मुद्दा आज बैठक में उठा और आपकी तरफ से आप क्या कहेंगे इस इशू को लेकर? देखिए, मैं आपको बात बता दूं कि ये अप्रोप्रिएट नहीं है मैं डिस्कस करूं। वो भी मीटिंग में थे, हमें बुलाया किसी और ने था, और मैं बोलूं कि भाई उन्होंने क्या बोला, बट आई वॉज हाईली इम्प्रेस्ड। उन्होंने अच्छी बातें वहाँ की, बड़ी पॉजिटिव बातें की, कोई नेगेटिव बात नहीं की, अल्लाह जानता है, कोई नेगेटिव बात नहीं की, बड़ी अच्छी पॉजिटिव बात की, बड़ी अपने दिल की कोई बड़ास थी, वो भी प्राइम मिनिस्टर के सामने रखी, एंड द प्राइम मिनिस्टर वॉज मैग्नानिमस, बड़े आराम से सब बात सुनी। लेकिन 35A और आर्टिकल 370 को लेके
आपकी पार्टी, आपका पर्सनल व्यू क्या है? क्या ये बहाली को लेकर आप भी मांग करते हैं या आप नहीं करते हैं? नहीं, क्यों नहीं करेंगे, हम करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है न करने की। लेकिन जैसा कि मैंने बोला, अभी तो खैर बहरहाल वो अदालत में है, लेकिन जो हमारा व्यू पॉइंट है वो हमने रखा। लेकिन मैंने जैसे बोला कि मेरा व्यू पॉइंट वहां रखने से इसमें कोई बड़ी चीज, मैंने रखा अपना जो मुझे रखना था। बट लेट अस नॉट गो इनटू द बेसिक्स कि आपने क्या बोला, वो देंगे, फिर क्या करेंगे। ऑल आई कैन टेल यू इज दैट सब ने मिलकर अच्छी बातें करी। एक एक चीज जो कश्मीर में कोई एस्पिरेशन है, एहसास है, जज्बा, वो उनकी नुमाइंदगी वहां हुई। अगर 10 की मैंने की, 5 की किसी और ने की। इवन जो बीजेपी के मेंबर थे वो भी बहुत अच्छा बोले। इट वॉज समथिंग डिफरेंट, नॉर्मल, टिपिकल नहीं था कि कोई किसी के खिलाफ नहीं बोले। इसी बीच जो बयान महबूबा मुफ्ती की तरफ से बार बार भी आया, मीटिंग के बाद भी उन्होंने ये बात कही कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए, तो क्या ये सही मौका है कि पहले हम जो अंदरूनी जो मुद्दे हैं उनको पहले हल करें, डेमोक्रेसी वापस लेके आए, चुनाव वहां पे कराएं, या पहले हम पाकिस्तान से बात करें? देखिए, मेरी बात सुनिए, महबूबा जी के बयान पर मेरा बयान देना इट्स इनअप्रोप्रिएट। मैंने उनके अंडर काम किया है, हम इज्जत करते हैं उनकी, और अच्छा नहीं लगता हम एक मीटिंग में थे तो अब मैं उनके खिलाफ बयान दूं। जहां तक पाकिस्तान के साथ डायलॉग का बयान, मेरा क्लियर है, ये हमारे पे एंड ग्रेड के बाहर है। हम मरे हुए हैं खुद, हमसे सब कुछ लिया गया है, हमारे पास यूनियन टेरिटरी भी नहीं है। मैं अपनी हैसियत में बात करके बोलूंगा कि ये तो मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट अभी है पहले स्टेट लॉ, उसके बाद अगर कोई चीज है, 370 है, कोई चीज है, या कोई और डोमिसाइल है, कोई मसला है, पहले स्टेट लॉ। मैं खुद स्टेट नहीं मेरे पास, मैं यूनियन टेरिटरी। मैं कौन हूं कि मैं अब वकालत करूंगा कि आप पाकिस्तान से बात करो? उसके लिए फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर है, मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, वो तय करेगा किसे बात करनी है, किसे नहीं करनी। करे तो अच्छे, नहीं करे तो ना करे, हमारा डोमेन नहीं है फॉरेन मिनिस्टर। एक आखिरी सवाल, ये पहली मीटिंग थी 2019 के बाद 5 अगस्त को, पहली मीटिंग हुई जहां पर सभी पॉलिटिकल पार्टीज को इनवाइट किया गया। इसके आगे अब आप क्या देखते हैं कि किस तरफ ये, किस दिशा में ये बातचीत जाएगी और कहां कश्मीर को लेके जाएगी? मैंने बोला पॉजिटिवली जाएगी, एंड इट माइट एंड विद री एम्पावरमेंट ऑफ द पीपल ऑफ JNK, मुझे जो लगता है। बाकी ऊपर वाला जाने, अगर ऐसा ही रहा, अच्छा रहा, मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर के लोग फिर जो डिसएम्पावर हुए हैं वो फिर री एम्पावर होंगे। एंड मैंने से री एम्पावर मीन्स डेमोक्रेटिकली। आप ऑप्टिमिस्टिक फील कर रहे हैं वापस जाते हुए? एफिडेविट लिख के दूं, बोला था मैं, हो गया। अब क्या एफिडेविट लिख के दूं? बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक हूं। तो ये थे सज्जाद लोन, कैमरा पर्सन सत्यप्रकाश के साथ शैलेंद्र वांगू, न्यूज़ 18 नेटवर्क, नई दिल्ली। बिल्कुल, तो आपने सुना आज की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी की मीटिंग में सज्जाद लोन शामिल थे। उन्होंने कहा कि इस मीटिंग से वो बहुत पुरुम्मीद हैं। बड़ी अच्छी बातचीत आज की इस मीटिंग में हुई है और इसी मीटिंग पे हम लगातार बातचीत कर रहे हैं। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। सलमान निजामी कांग्रेस लीडर हैं, वो भी हमारे साथ इस वक्त डिबेट में जुड़ चुके हैं। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है। सलमान निजामी जी, अभी आप सज्जाद लोन को सुन रहे थे, उन्होंने साफ साफ कहा कि आज की मीटिंग से वो बहुत पुरुम्मीद हैं। बड़ी अच्छी बातचीत, पॉजिटिव बातचीतें हुई हैं आज की इस मीटिंग में। और महबूबा मुफ्ती के बयान पर हालांकि उन्होंने बचने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि पहले अपना जो दर्द है उसको हम संभालें, उसका इलाज करें, बाद में दूसरों को देखेंगे। सलमान निजामी साहब। जी, सबसे पहले मैं वेलकम करता हूं कि जो इनिशिएटिव लिया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, ये पहले से ही हम चाहते थे कि डायलॉग हो। जम्मू कश्मीर में लोग परेशान हैं। 2 साल में जो आपने देखा, 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर की आवाम जो है काफी दुखी थी, सहमी हुई है। और वहां चाहे नौकरियों की बात हो, रोजगार की बात हो, डेवलपमेंट की बात हो, अमन की बात हो, जो दावे किए गए कि हम नौकरियां देंगे, रोजगार देंगे, जो है पीस प्रोसेस शुरू होगा, तो कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं मिला। चाहे जम्मू के लोग हों, चाहे कश्मीर के लोग हैं, दोनों सफर कर रहे हैं आज। और ये बात हम पहले दिन से कह रहे थे कि आप टेबल पे बैठिए, इनके साथ बातचीत करिए, डायलॉग से ही मसला हल हो सकता है। आप मिलिट्री अप्रोच से जेलों में मेन स्ट्रीम लीडर्स को जाल के कुछ भी अचीव नहीं करेंगे। लेकिन सलमान निजामी साहब, एक शुरुआत सेंटर की तरफ से पीएम मोदी ने इनवाइट किया और तमाम लीडर आए, बातचीत की शुरुआत हुई, लेकिन उस बातचीत के बाद फिर आप कह रहे हैं कि 370 पर आकर लटक जाते हैं, पाकिस्तान पर आप फिर वही राग अलापते हैं। तो फिर जिस मकसद के लिए यह बातचीत शुरू हुई, जिस मकसद के लिए मुज़ाकरात शुरू हुए, फिर वो मकसद तो फौत हो जाएंगे।
नहीं, देखिए पाकिस्तान की हम बात ही नहीं कर रहे हैं। 370 जो है वो पाकिस्तान ने नहीं दिया, वो तो हिंदुस्तान की हुकूमत ने दिया है। इसमें जो लोग पाकिस्तान को बीच में ला रहे हैं वो उनका पॉलिटिकल एजेंडा होगा, लेकिन ये बेवकूफाना बात होगी कि आप इस मुद्दे को डाइवर्ट करके, भैया हम खुद दुखी हैं, परेशान हैं, बिल्कुल, हमें क्या करना है किसी को। हमारा मुतालबा जो है भारत की हुकूमत से है कि आपने हमारी स्टेट छीन ली, हमारा रोजगार छीन लिया, हमारी जमीन छीन ली, हमसे सब कुछ छीन लिया जो हमें था। आज आप कहते हैं गिलगित बल्तिस्तान जो है हम हिंदुस्तान के साथ जोड़ेंगे, लेकिन जब वो हमसे सवाल करते हैं कि आपके पास स्टेट थी वो भी आपकी नहीं रही, तो आपको मिला क्या। हमारा यही मुतालबा है कि जम्मू कश्मीर को आप सुधारिए, आप रोजगार देखिए, कुछ भी नहीं है। नौजवान बच्चे जो है आज की मीटिंग में पीएम मोदी ने उसकी यकीन दहानी तो कराई है। पीएम मोदी ने उसकी यकीन दहानी कराई है कि जम्मू कश्मीर के आवाम के डेवलपमेंट के लिए वो बिल्कुल अपने वादे पर कायम है और जम्मू कश्मीर के आवाम की यकीन का डेवलपमेंट होगा, उनकी तरक्की होगी। मेरे साथ शायद पीडीपी के जो मेहमान थे वो चले गए, वरना उनसे हम सवाल जरूर करते कि आखिर महबूबा मुफ्ती अपने दर्द को ना देखते हुए पाकिस्तान या पड़ोसी का दर्द बार बार आखिर क्यों देखती हैं। मैं आर.के. भट्ट साहब आपके पास आना चाहूंगा। आर.के. भट्ट जी, कश्मीरी पंडितों को भी एक तरह से इस बात का मलाल है, दुख है कि उन्हें आज की मीटिंग में शामिल नहीं किया गया। हालांकि कांग्रेस ने उनकी तर्जुमानी की और जो पार्टियां थी उन्होंने तर्जुमानी की कि कश्मीरी पंडितों को आखिर वो कब तक इंतजार करेंगे कश्मीर में आने के लिए, अब तो उनके मसाइल हल होने चाहिए। देखिए, ये ठीक है अगर किसी को देर आए दुरुस्त आए। अगर किसी पॉलिटिकल पार्टीज ने अंदर हाउस में बैठ के कश्मीरी पंडित की बाइज्जत वापसी की बात की, ये तो हम सब के लिए खुशी की बात है। लेकिन साथ में हकीकत ये भी है कि 32 साल में यही लोग तो शासन चला रहे थे, यही लोग तो हुकूमत करते थे। आज तक एक भी परिवार अपने घर को वापस क्यों नहीं गया। हालांकि ये पहल जरूर कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम पे हुई, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री की दी हुई रिटर्न पैकेज में कुछ बच्चे जो हमारे भाई बहन लोग कश्मीर गए और आज भी सर्व कर रहे हैं, मैं तो वहां की जनता को शुक्रिया अदा करता हूं कि उनकी पूरी कॉपरेशन हमारे बच्चों के साथ है, हमारे बहनों के साथ है, हमारे भाइयों के साथ है, चाहे वो डिपार्टमेंट की बात करे या लोगों की बात करे। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हमें यूज कर रहे हैं फॉर देयर पिटी इंटरेस्ट्स, उससे हमें ठेस पहुंचती है, उससे हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हम ये मानते हैं कि क्या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी ने आज तक मैनिफेस्टो में तो ये जरूर रखा कि कश्मीरी पंडित की बाइज्जत वापसी हो, लेकिन जमीनी सतह पे हमें आज तक ये देखने को नहीं मिला कि जो उन्होंने हमारे साथ वायदे किए, जो मैनिफेस्टो में कश्मीरी पंडित की वापसी रखी, वो अभी तक तय नहीं हुई। एक दो बात मैं और जरूर कहना चाहता हूं, जब तक कश्मीरी पंडित को आप पॉलिटिकली इंपावर नहीं करेंगे, जब तक हमें असेंबली और पार्लियामेंट में अपनी रिप्रेजेंटेशन नहीं मिलेगी, जब तक हमारे कश्मीर के श्राइन्स उनको आप सही तरीके से उनका एक बोर्ड गठित नहीं करेंगे, तब तक किसी किस्म की वापसी की बात नहीं हो सकती है। ठीक है, मैं इसका जवाब सुरेंद्र अम्बारदार से ले लेता हूं। इन्हीं बातों से जुड़े हो। ठीक है, और चलिए इस वक्त आजाद साहब ने क्या कुछ कहा इस मीटिंग से निकलने के बाद, उन्होंने हमारे नुमाइंदे से बातचीत की है, वो बयान भी सुना देते हैं। गुलाम नबी आजाद साहब का बयान। मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद सर, आज की प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक हुई है, इससे में हुआ क्या क्या तय हुआ? उससे एक तो जितने लोग थे, लीडर थे, चूंकि जब स्टेट डाउनग्रेड की गई थी तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा उससे पहले भंग कर दी थी, तो इसलिए मेरे बगैर जम्मू कश्मीर के किसी भी लीडर को विधानसभा या पार्लियामेंट में अवसर नहीं मिला था उस दिन बात करने का। चूंकि मैं पार्लियामेंट में था तो मैं बोल चुका था, तो इसलिए सारे लोगों को ये रोष था कि क्यों किया, कैसे क्यों किया, तो वो सब लोग बोले और ठीक तरह से समझा हमने भी बताया, फिर दोबारा उसको जो हमने पार्लियामेंट बताया तो उसको रिपीट किया। लेकिन आखिर में हमने 4-5 चीज़ें मांगी कि भाई तुरंत है, अब ये आप कहते थे इलेक्शन होंगे, ज़िला परिषद, पंचायत, वो सब हो गए, अब उसके बाद तो विधानसभा ही रहा, तो विधानसभा करो और विधानसभा के इलेक्शन से पहले स्टेटहुड दे दो, और उसके साथ कश्मीरी पंडित जो 30 साल से
बाहर हैं उनको कश्मीर में लेने का वापस बंदोबस्त करो, उसमें हम सब पॉलिटिकल पार्टीज आपका सहयोग करें, ये इस तरह के मुद्दे उठाएं। तो सरकार की तरफ से क्या रुख रहा? उन्होंने आश्वासन दिया आपकी 5 मांगों पर? प्रधानमंत्री जी ने नहीं कुछ आश्वासन तो उससे जुड़े, एक स्टेटहुड दे दें और इलेक्शन हो गए तो उसके साथ कई चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो स्टेटहुड का भी उन्होंने आश्वासन दिया और इलेक्शन कराने का भी। हम चाहते थे इलेक्शन जल्दी हो जाए और स्टेटहुड तुरंत हो, तो उन्होंने कहा नहीं, पहले डिलिमिटेशन जो विलम्ब जिसमें देर हो गई बिकॉज ऑफ और एक्सटेंशन देना पड़ी 1 साल, बिकॉज मार्च पहले इस मार्च तक था, 22 मार्च से अगले मार्च तक दिया है एक्सटेंशन, तो वो कोविड की वजह से काम नहीं हो पाया। तो जो ही डिलिमिटेशन ख़त्म होती तो हम इलेक्शन और इलेक्शन भी कराएंगे और स्टेटहुड भी देंगे। सर 370 को लेके कोई चर्चा की गई? जैसे 370 बहुत सारी चर्चा, लेकिन जो खुद चर्चा करता था, उठाता था मुद्दा, वो साथ साथ ये भी बोलता था कि वो सुप्रीम कोर्ट के सामने है। तो गुलाम नबी आज़ाद साहब कह रहे हैं कि सरकार के सामने हमने अपनी 5 मांगे रखी है और जल्द से जल्द वो पूरी होंगी। प्रधानमंत्री ने जल्द चुनाव कराने की बात कही है। कैमरामैन प्रहलाद के साथ नई दिल्ली से अशरफ काज़मी, न्यूज़ 18। तो वजीर आजम की इस मीटिंग के बाद कांग्रेस के सीनियर लीडर और जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला गुलाम नबी आजाद ने न्यूज़ 18 से बातचीत की और उन्होंने बताया कि किस तरह से आज की बातचीत बहुत कामयाब रही और यह सिलसिला आगे भी चलता रहेगा, क्योंकि अब मेरे पास वक्त नहीं बचा। इस मीटिंग पर बहुत बातचीत करनी थी। सलमान निजामी साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। किसी और मौके पर हम बातचीत करेंगे। और आर के भट्ट साहब, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। अब बातचीत की शुरुआत हुई है, इस शुरुआत का क्या कुछ असरात होंगे, इसके क्या कुछ नताइज निकल कर आएंगे, यह देखना बहुत अहम होगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आदाब।